नमस्कार दोस्तों। कल वाली वीडियो में हमने थ्योरम 3.3 तक कर लिया था। आज हम थ्योरम 3.4 से शुरू करेंगे, जो कि 2014, 15 और 17 में आई हुई है। एक फील्ड की उचित गुणजावलियाँ नहीं होती, यानी एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग। तो इसमें हमें प्रूव करना होगा कि थ्योरम 3.4 इसमें हमें प्रूव करना होगा कि इसकी कोई उचित गुंजावली नहीं होती, यानी कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, यानी ये एक इम्प्रॉपर आइडियल है। इम्प्रॉपर आइडियल में दो कंडीशन होती है, या तो वो जो शून्य के जैसे जीरो का सेट है, या तो वो एक आइडियल होगा, या वो जो समय मान लो कोई आर है चाहे एफ है, वो जो समय है वो समय एक आइडियल है। तो इसमें क्या है कि हम एक क्षेत्र मानेंगे और उसके एक आइडियल मानेंगे। अगर मैं क्षेत्र की आइडियल मान रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें कंटेन करेगी, यानी जो आई है वो एफ में कंटेन करेगी, क्योंकि जो आइडियल है वो एक सब रिंग होती है और जो क्षेत्र है वो पहले रिंग होती है, उसके बाद में एक क्षेत्र होता है। तो जो आई है वो उसकी सब रिंग हो जाएगी। इस प्रकार जो आई है वो एफ में कंटेन करेगी। ठीक है। फिर बाद में हम क्या करेंगे, हम थ्योरम 3.3 के बेसिस पर हम एक एलिमेंट यानी वन को आई में बिलोंग कराएंगे, क्योंकि क्योंकि एक तो बिलोंग करता है, क्योंकि आई सबरिंग है और सबरिंग में जैसे गुणनतत्समक वगैरह, जैसे एफ क्षेत्र है, एफ क्षेत्र है तो एफ में गुणनतत्समक तो मौजूद होता है। तो गुणा के लिए जो तत्समक है वो वन होता है और योग के लिए ज़ीरो। तो वन है वो एफ में मौजूद होगा, आई उसकी सबरिंग है, तो जाहिर सी बात है जो एक है वो आई में बिलोंग करेगा। तो थ्योरम को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसी कंडीशन से हम जानते हैं कि एफ एक क्षेत्र है। ये मैंने माना एफ एक क्षेत्र है तथा ए बिलोंग करेगा एफ में। मैंने ए कोई अवयव ले लिया एफ में और जो ए है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है। और माना आई एक आइडियल है एफ की, आई एक आइडियल है एफ की। तो हम जानते हैं कि कोई भी रिंग की आइडियल हम लेते हैं तो हम आइडियल को सब रिंग मानते हैं, क्योंकि वो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी वाली, उससे वो सब रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो जो आई है वो कंटेन करेगा एफ में। ये होगी कंडीशन एक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एक आइडियल है तो चूंकि एक है जो वो आई में मौजूद होगा, और फॉर ऑल एक्स एलिमेंट है वो जो एफ के सभी अवयवों के लिए है, मतलब वो सभी एफ के सभी अवयवों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो एक्स है वो मैंने एफ का ले लिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का जो आइडियल की सेकंड प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई किया। वन डॉट एक्स जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक्स मिला, जो कि आई का आता है, यानी आइडियल का आता है। तो इसमें आई का आ गया। इससे मुझे क्या प्राप्त हुआ कि जो x जितने भी f में अवयव थे वो मुझे सारे i में मिल गए। ठीक है। i जितने भी f में अवयव थे उनका मल्टीप्लाई जब मैंने x के साथ किया तो वो मुझे i में मिल गए। इससे पता चला, इसका मतलब ये हुआ कि जो f है वो i में कंटेन कर रहा है, यानी f के सारे अवयव i में मौजूद है। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण नंबर 1 बराबर जब 2 मैंने किया तो जो i है वो f में कंटेन कर रहा है और f है वो i में कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि f है वो ही i है, यानी f और i दोनों बराबर है। यानी जो f है वो समय ही वो आइडियल है जिससे हमने माना है। यानी इम्प्रॉपर की जो दो कंडीशन थी, या तो उसमें वो जीरो हो जाए, या जो r है वो समय एक आइडियल हो सकता है। तो उसने क्या किया, इम्प्रॉपर की दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसकी कोई उचित गुणजावली नहीं है तो ये एक सरल रिंग है या सिंपल रिंग है। तो इसके बाद थ्योरम 3.5 करेंगे हम।
एक तत्सम क्रम विनिमय वलय फील्ड होता है यदि इसमें उचित गुंजावली विद्यमान ना हो, यह एक सरल वलय हो यानी एक सिंपल रिंग हो। तो इसमें एक तत्सम क्रम विनिमय एक फील्ड दिया है और इसमें उचित गुंजावली मतलब विद्यमान नहीं होनी चाहिए, हमें प्रूफ करना है। तो थ्योरम 3.5 में जो सबसे पहली चीज़ आएगी सॉल्यूशन में या प्रूफ में कि R एक हम क्षेत्र लेंगे, R एक क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र किसने कहा है विक्रम विनिमय फील्ड होता है, तो हम एक क्षेत्र लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है R में मौजूद है, R में विद्यमान है। ठीक है, R में विद्यमान है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R एक वलय है, क्योंकि R एक क्षेत्र होने से पहले एक वलय होती है, तो वलय के बाद में वो 2-3 कंडीशन और सेटिस्फाई करता है, फिर जाके वो क्षेत्र बनता है। तो R एक वलय है, तब मैंने क्या किया, इसका एक सबसेट माना। R एक वलय है, तब एक सबसेट माना एक सबसेट R है जो कि R में कंटेन करेगा, यानी इसी का सबसेट मान लिया, इसके कुछ अवयव है वो R में है। ठीक है, और RA में किस प्रकार के एलिमेंट है वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। RA में R.A टाइप के एलिमेंट हैं, और जो R है वो हमें रिंग से लेना है यानी R से लेना है, और जो A है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसमें जो पहली चीज़ आएगी वो हमें शो करना होगा, टू शो RA इज आइडियल, यानी सबसे पहले हमें इसे एक आइडियल बनाना होगा। तो आइडियल बनाने के लिए हमें दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा आइडियल की। तो मैंने माना कि R1A यानी इसी टाइप के एलिमेंट में लेके चल रहा हूँ जिसमें RA हो, तो मैंने R1A RA का माना और R2A RA का माना। तो इन दोनों का जो माइनस है वो भी हमें RA में मिलना चाहिए। तो जब मैंने इन दोनों को माइनस किया R1A माइनस R2A, जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो R1 माइनस R2A टाइप का मुझे एलिमेंट मिला, अवयव मिला, इन दोनों का मल्टीप्लाई मिला। चूंकि R1 माइनस R2 है वो R का है यानी रिंग का अवयव है, क्योंकि R है वो रिंग से आ रहा है, यहाँ से रिंग से आ रहा है, तो R1 माइनस R2 है वो हमें रिंग से मिलेगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है R1 माइनस R2 मल्टीप्लाई A, ये हमें RA में मिला, क्योंकि RA जो सबसेट है उसमें R.A मल्टीप्लाई टाइप के एलिमेंट हैं, और R माइनस 2 ये हमें R में मिला, और डॉट मल्टीप्लाई A तो ये हमें RA में मिल गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए मैंने रिंग का एक अन्य एलिमेंट R डैश लिया, और R1A एलिमेंट मैंने RA का लिया। अब जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा यानी R डैश R1A, यानी इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मुझे RA में मिलना चाहिए। तो मैंने ब्रैकेट बदल के साचार्यता से R डैश R1A ये मुझे मिला। अब रिंग है उसके मैंने दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मुझे उसी में मिलेगा। ठीक है, और इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई यानी R डैश और R1A का मल्टीप्लाई जो है वो मुझे RA में मिलेगा, क्योंकि RA में हमें R.A टाइप के एलिमेंट है। A तो पढ़ा है यहाँ पे R डैश R1 R टाइप का एलिमेंट हो गया, और A यहाँ पे पढ़ा है तो वो हमें RA में मिल गया। एंड
इसमें लेफ्ट और राइट दो प्रूव करनी होती है, तो हमने एक प्रूव कर दी, अब दूसरी प्रूव करेंगे। तो आर डैश मैंने फिर से आर का लिया और आर वन ए मैंने आर ए का लिया, आर ए सबसेट का लिया। मल्टीप्लाई करेंगे आर वन ए डॉट आर डैश, ब्रैकेट्स का मैं फिर यूज़ करूँगा इसमें। तो आर वन ए आर डैश, फिर मैंने इसको उलट दिया तो आर वन आर डैश ए, सॉरी यहाँ पे आर वन, ये थोड़ा गलत हो गया क्योंकि ये सेम चीज़ प्रूव हो जाएगी। ये होएगा ए आर वन आर डैश। अब ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे तो आर वन आर डैश, यानी हमने इस चीज़ को ए आर ए इज इक्वल टू ए आर प्रूव कर दिया, यानी हमने इस साइड को इसमें प्रूव कर दिया। और ये जो है वो आर ए में बिलोंग कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है वो हमने क्रम विनिमयता से इसका यूज़ किया है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आर क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो इन दोनों कंडीशन से क्या हुआ कि जो आर डैश आर डॉट आर डैश ए वो भी बिलोंग कर रहा है आर ए में, और आर डैश है वो आर के अवयव है। तो इन दोनों कंडीशन से हमने आर ए को आर की आइडियल तो प्रूव कर दिया है। अब हमें ये शो करना होगा कि आर ए है वो उसकी उचित गुणजावली नहीं है। तो हम थ्योरम 3.3 वाली चीज़ ही इसमें यूज़ करेंगे। इम्प्रॉपर आर ए को हम इम्प्रॉपर शो करेंगे, और जो सेकंड होता है जिसमें आर समय ही वो गुणजावली है, यानी समय ही वो इम्प्रॉपर गुणजावली है, तो हम उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो टू शो में आर ए एक उचित गुणजावली है, उचित गुणजावली नहीं है, उचित गुणजावली नहीं है मतलब इसकी कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है। आर ए उचित गुणजावली नहीं है तो इसका मतलब ये विषम या तुच्छ गुणजावली है, इम्प्रॉपर गुणजावली है। तब ये दो कंडीशन होगी यहाँ पे, तब या तो आर ए है जो 0 होगा, या दूसरी कंडीशन है कि आर ए ही आर है, यानी वो समय ही है, समय वाली कंडीशन इसमें आ जाएगी। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि आर ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी वो 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर ए नॉट इक्वल टू 0 लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 हम पहले लेके चल रहे हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे हम a नॉट इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, तो जो पहली कंडीशन है आर ए 0 होगा वो हम नहीं ले सकते, इसलिए हम दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, यानी जो आर ए है वो आर के इक्वल है। तो मैंने क्या किया कि एक 1 मान लिया एलिमेंट आर ए का, और फॉर ऑल जो x है वो r का है, यानी मैंने x के सभी एलिमेंट शो करने के लिए r के सभी एलिमेंट शो करने के लिए एक एलिमेंट माना x, और एक माना मैंने आर ए का। आइडियल की सेकंड प्रॉपर्टी से हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 है वो मुझे x है जो वो मुझे आर ए का मिल गया। इससे मुझे क्या पता चला कि जो r है वो पूरा को पूरा आर ए में कंटेन करेगा। समीकरण नंबर मैंने इसको 1 मान लिया। सेम थ्योरम 3.3 में जिस चीज़ का हमने यूज़ किया, थ्योरम 3.4 में हमने जिसका यूज़ किया वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, परंतु हम जानते हैं कि जो आर ए है वो आर की आइडियल है। हमने थोड़ी देर पहले ही से आइडियल प्रूफ किया है। तो आइडियल है तो जो आर ए है वो आर की सबरिंग होगी। आइडियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी से जो आर ए है वो आर की सबरिंग होगी। सबरिंग होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो आर ए है वो आर में कंटेन करेगी, यानी आर ए के जितने भी अवयव होंगे वो आर में कंटेन करेंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 व 2 से
हम ये कह सकते हैं कि आर ही आर ए है, आर ही आर ए है। हमने आर को ही आर ए मान लिया, फिर हमने उसे ही आइडियल प्रूव कर दिया, और अब हमने इसे विषम या तुच्छ इम्प्रॉपर आइडियल शो कर दिया। अब इसके बाद में हमें आर ए बराबर आर को एक फील्ड शो करना है। टू शो आर ए इज इक्वल टू आर इज फील्ड, इसे एक क्षेत्र प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि दो एलिमेंट ए बी माने आर ए के, ठीक है। आर ए के मैंने दो एलिमेंट मान लिए ए और बी, परंतु आर ए एक ऐसा सेट है जिसमें दो संख्याओं का गुणन विद्यमान है। आर एक ऐसा सेट है जिसमें दो संख्याओं का गुणन विद्यमान है। तो जब मैं माना कि मैंने दो एलिमेंट ए डॉट बी किया, यानी ए और बी का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक मिल गया। तो इससे मुझे क्या मिला, बी बराबर में ए इनवर्स, ये ए इधर चला जाएगा इनवर्स में। तो चूंकि आर के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिलोमी विद्यमान है, तो आर क्षेत्र है। देखिए हम आर को पहले क्षेत्र लेके चल रहे थे, लेकिन अब हम आर ए को एक फील्ड प्रूव करेंगे, क्योंकि क्रम विनिमय और तत्सम की वैल्यू हमें पहले दिया हुआ है। बस हमें एक जो प्रतिलोम है गुणा के लिए बस वो प्रूव करना था, ठीक है। तो वो हमने इसमें प्रूव कर दिया। आर ए और आर ए की चीज़ है वो हमने थोड़ी देर पहले प्रूव कर दी। इसके बाद एक डेफिनेशन आ रही है मुख्य गुणजावली की, यानी प्रिंसिपल आइडियल। किसी वलय, इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। प्रिंसिपल आइडियल एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल रहा हूँ, किसी वलय आर की कोई गुणजावली आई मुख्य गुणजावली कहलाती है यदि आई आर के किसी अवयव ए द्वारा जनित हो, ठीक है। मतलब आई है वो किसी अवयव ए द्वारा जनित हो, जहाँ ए है वो आई का जनरेटर कहलाता है या जनक कहलाता है। अब ये जनरेट किस प्रकार होगी, माना कि z प्लस क्रॉस है वो एक रिंग है, ठीक है, तथा 3z प्लस क्रॉस जो है वो z प्लस क्रॉस की मुख्य गुणजावली है, यानी प्रिंसिपल आइडियल है। तो 3z प्लस क्रॉस मुख्य गुणजावली किस प्रकार होगी, जहाँ जो इसका उत्तर होगा, जहाँ 3z प्लस क्रॉस है वो 3 से जनित है, यानी 3 से जनरेट हुई है। 3 से किस प्रकार जनरेट हुई कि जो z के जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे वो -n से लेके 0 फिर +n तक, इन सभी का मल्टीप्लाई 3 से होगा, उसके बाद ही हमें जो है वो मुख्य गुणजावली मिलेगी। तो 3 से देखिए, 3 का मल्टीप्लाई हम -2 -1 0 1 और 2 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -6 -3 0 3 6 इस प्रकार मिले। तो ये जो हमें गुणजावली मिली ये है 3 से जनरेट हुई है, इसका जो जनक है वो 3 है, ठीक है। इसके बाद एक नोट करके लाइन है वो ये है कि किसी वलय आर की कम से कम एक मुख्य गुणजावली अवश्य विद्यमान होती है जो कि 0 के द्वारा जनित होती है। मतलब कोई भी आइडियल हो उसकी एक अन्य गुणजावली आई जरूर मौजूद होगी जो कि 0 होगी। अर्थात किसी तत्सम की वलय आर में कम से कम 2 मुख्य गुणजावली होती है, एक तो i बराबर 0 या एक i बराबर r, यानी वो समय ही, या e जो कि तत्समक अवयवों का सेट होता है। ये तो हो गई मुख्य गुणजावली की परिभाषा। इसके बाद में है थ्योरम 3.6। ये थ्योरम हम कल वाली वीडियो में करेंगे। आज हमने थ्योरम 3.5 तक कंप्लीट कर लिया है और उसके अलावा मुख्य गुणजावली की परिभाषा जानी।
तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।